एंटीबायोटिक्स के इस नए लेक्चर में अब हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स से संबंधित स्पेशल पॉइंट्स पर बात करेंगे। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स में आगे हम देखेंगे डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन या टिगासाइक्लिन। अब सवाल ये है कि केवल और केवल ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं उसके खिलाफ कौन कौन से एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। अब कुछ इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल्स की बात करें। तेरा नाम क्या है? कोली, ओली क्या नाम है? कार्बापेनिम्स के बारे में बात करें तो वो स्यूडोमोनास के लिए काम कर जाते हैं। मर्सा के मामलों में सारे के सारे बीटा लैक्टम्स काम नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। नमस्कार, एंटीबायोटिक्स के इस नए लेक्चर में अब हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स से संबंधित स्पेशल पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे बाइल से कौन कौन से एक्सक्रीशन रखते हैं। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में बात किया था फ्लोरोक्विनोलोन्स में PMT वाले जो होते हैं वो पीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, हालांकि ट्रोवाफ्लॉक्सासिन जो था वो अब तो बैन कर दिया गया है। तो अभी हमारे पास पीफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल किया जाता है जो कि बाइल एक्सक्रीशन रखता है। इसलिए लीवर के द्वारा एक्सक्रीशन रखने की वजह से किडनी फेल्योर के पेशेंट्स में इसे हम दे सकते हैं, लीवर फेल्योर में नहीं देना है। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, एक्स का मतलब क्या है? XDR TB में इसे दिया जाता है। फिर सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में देखा जाए तो जो पाई वाले हैं जैसे सिफोपेराजोन, सेफिपेरामाइड या सेफ्ट्राक्सोन, ये सभी के सभी हेपेटिक एक्सक्रीशन रखते हैं। तो इस वजह से काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन होते हैं अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है तो। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स में आगे हम देखेंगे डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन या टिगासाइक्लिन। तो याद रखिएगा, डॉक्सीसाइक्लिन आमतौर पर अगर किडनी किसी का कॉम्प्रोमाइज है डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है, माइनोसाइक्लिन दिया जाता है, टिगासाइक्लिन जैसे मेडिसिन दिए जाते हैं। इसके अलावा रिफेम्पिसिन भी बिलियरी एक्सक्रीशन रखता है। एम्पिसिलिन, देखिए यहाँ पर जो है हेपेटिक वाले में यहाँ भी देखिए पाई, तो एम्पिसिलिन जैसे मेडिसिन, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जैसे मेडिसिन इफेक्टिव होते हैं अगर हम बात कर रहे हैं हेपेटिक या बिलियरी एक्सक्रीशन की। तो ये पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। याद रखिएगा, एंटी फंगल जो मेडिसिन होते हैं अधिकतर जो एजोल्स होते हैं वो भी बिलियरी एक्सक्रीशन रखते हैं एक्सेप्ट फ्लुकोनाजोल को छोड़ दिया जाए तो। अब सवाल ये है कि केवल और केवल ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं उसके खिलाफ कौन कौन से एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ केवल कौन कौन से एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। तो ग्लाइकोपेप्टाइड्स जैसे वैंकोमाइसिन को MRSA के मामले में दिया गया था। इसके बाद डेप्टोमाइसिन सेल मेम्ब्रेन को टारगेट करते हैं और वो VRSA के मामले में दिए जाते हैं। आप जानते हैं, पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद लिनाजोलिड या टेडिजोलिड जैसे मामले होते हैं, वो अगर वर्षा की यानी वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के मामलों में निमोनिया हुआ हो तो लिनाजोलिड या टेडिजोलिड जैसे मेडिसिन जो दिए जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव के ही कवरेज को सिर्फ करते हैं। इसी तरीके से सवाल पूछा गया है ग्राम नेगेटिव पर सिर्फ काम करने वाले एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं। तो इसमें पता होना चाहिए एजिथेरो नाम क्या है, कोली, पोली क्या नाम है? तो इसमें कोलिस्टीन और पॉलीमिक्सिन, आप जानते हैं कोलिस्टीन और पॉलीमिक्सिन ये क्या है, किसको टारगेट करते हैं? पॉलीमिक्सिन B, ये सेल मेम्ब्रेन को के इनहिबिशन के लिए काम करते हैं। ये एस्ट्रियोनैम क्या है? एस्ट्रियोनैम मोनोबैक्टम का एग्जाम्पल है और मोनोबैक्टम्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव को लेकर के काम करते हैं। ये बात हमारी जानकारी में है। अब कुछ इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल्स की बात करें तो इसमें स्यूडोमोनास के खिलाफ कौन कौन से काम कर सकते हैं। हालांकि याद रखना है वैंकोमाइसिन यहाँ इफेक्टिव नहीं होता है। स्यूडोमोनास के खिलाफ वैंकोमाइसिन क्यों नहीं काम कर सकता है? क्योंकि ये स्यूडोमोनास ग्राम नेगेटिव है और वैंकोमाइसिन केवल और केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम कर सकता है। बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स हैं काफ़ी पॉपुलर हैं। इसमें 3rd और 4th जनरेशन का डेवलपमेंट सिर्फ और स्यूडोमोनास को ही कवर करने के लिए दिया गया था। कार्बापेनिम्स के बारे में बात करें तो वो स्यूडोमोनास के लिए काम कर जाते हैं, मर्सा के लिए काम नहीं कर पाते हैं। मर्सा के मामले में नहीं काम कर पाते हैं लेकिन स्यूडोमोनास के खिलाफ कार्बापेनिम्स काम करते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स का अभी हमने डिस्कस किया था। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या होते हैं? वो स्यूडोमोनास के खिलाफ काम कर ले जाते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स ये भी स्यूडोमोनास के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव माने गए हैं।
इन इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल्स की कैटेगरीज को थोड़ा सा देख लें तो ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स और पॉलीमिक्सिन ये बैसिलस कैपेसिया के खिलाफ इनइफेक्टिव होते हैं इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस रखने की वजह से। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के खिलाफ पेनिसिलिन जी काम नहीं कर पाता। आप जानते हैं हिस्टोरिकली जो पेनिसिलिन जी क्या जी किसको लगाते, पिताजी, बाबूजी, नाना जी, दादाजी, यानी जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो ये सबसे बुजुर्ग पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी, जो कि सीधे तौर पर बनाया गया था स्टेफ ऑरियस को टारगेट लेकर के। तो स्टेफ ऑरियस के मामले में ये काम करता है। ये इनइफेक्टिव होता है पेनिसिलिन जी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। LPS लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोनेंट होते हैं और वहाँ पर ये काम नहीं कर पाता है। पेनिसिलिन जी ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ही काम कर पाता है। ऐसे ही एनएरोब्स के खिलाफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड्स को घुसने के लिए, सेल के भीतर एंटर करने के लिए ऑक्सीजन सेंसिटिव चैनल की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन सेंसिटिव चैनल की मदद से ही ये अमीनोग्लाइकोसाइड सेल के भीतर एंटर कर पाते हैं। यहीं पर माइकोप्लाज्मा के लिए कौन सा मेडिसिन इनइफेक्टिव होगा? तो इनइफेक्टिव मेडिसिन वो सारे होंगे जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जैसे आप जानते हैं माइकोप्लाज्मा जो होता है ये अपने सरफेस पर सेल वॉल नहीं रखता है, इसलिए जब सेल वॉल ही नहीं तो सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले कोई भी एंटीबायोटिक्स यहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। मर्सा के मामलों में सारे के सारे बीटा लैक्टम्स काम नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। मैंने आपको बताया था ना, कार्बापेनिम्स भी नहीं काम कर पाता, 3rd और 4th जनरेशन वाले भी नहीं काम कर पाते। ये मोनोबैक्टम्स भी नहीं काम, मोनोबैक्टम्स का उसको छोड़ दें, कार्बापेनिम्स और 3rd और 4th जनरेशन बिल्कुल नहीं काम कर पाते। वहाँ पर 5th जनरेशन सिर्फ और सिर्फ मर्सा को ही कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं मर्सा के मामलों में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जहाँ जा करके जुड़ते हैं उस जगह पर जुड़ने वाली जो एंजाइम है ट्रांसपेप्टाइडेज या पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वो अल्टर्ड हो जाती है। आपको पता है इनइफेक्टिव जितने भी बीटा लैक्टम्स होंगे, पेनिसिलिन हो गया, हाँ सेफेलोस्पोरिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन की 3rd और 4th जनरेशन बिल्कुल यहाँ पर काम नहीं कर पाती, कार्बापेनिम्स भी नहीं काम कर पाते हैं, मोनोबैक्टम भी काम नहीं कर पाता, ये भी यहाँ पर इंक्लूड है मर्सा के मामलों में। तो मर्सा के मामलों में हमने टारगेट क्या बनाया? हमने टारगेट चेंज किया, वैंकोमाइसिन को लिया, वैंकोमाइसिन का अगर रेजिस्टेंस है तो फिर हमने डेप्टोमाइसिन लिया। ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर रखा है। CMV एक अगर एंटीवायरल ड्रग्स की बात करें तो वहाँ इनइफेक्टिव ड्रग होता है एसाइक्लोविर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंट्रिंसिक रेसिस्टेंस होने की वजह से ये मेडिसिन काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को लेकर के और वहाँ पर हम विस्तार से बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कैसे डेवलप हुए और कैसे काम करते हैं।